नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। लद्दाख में हमारे वीरों को निहत्था खतरे में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल ने कुछ देर पहले कौन जिम्मेदार है कैप्शन लिखते हुए जारी किए गए अपने एक वीडियो में पूछा, भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। इससे पहले राहुल गांधी ने एक और वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि भारतीय सैनिक निहत्थे क्यों थे। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, चीन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की जान ली? जान गंवाने वाले हमारे सैनिक निहत्थे क्यों भेजे गए थे? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी हमला बोला था। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने उनसे 5 सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने लिखा था, अगर आपको इतना दर्द महसूस हो रहा है तो बताइए कि क्यों आपने ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना को अपमानित किया? क्यों 2 दिन बाद सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं? क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे? क्यों छिपे हुए हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? यह हिंसक झड़प सोमवार शाम उस समय शुरू हुई जब भारतीय सैनिक सीमा पर भारत की तरफ चीनी सैनिकों द्वारा लगाए गए टेंट को हटाने गए थे। चीन ने 6 जून को दोनों पक्षों को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद इस टेंट को हटाने पर सहमति जताई थी। शाम को 4 से 5 बजे के बीच बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने चीन के कमांडिंग ऑफिसर से समझौते के पालन करने को कहा और गलवान नदी के पास जगह को खाली करने को कहा। इस पर चीनी सेना का बर्ताव बहुत ही आक्रामक था। उन्होंने फौरन भारी संख्या में हमला बोल दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए। कमांडिंग ऑफिसर के साथ लोगों ने उन्हें वहां से बचाकर निकाला और इलाज के लिए बेस कैंप ले गए। वहां मौजूद भारतीय जवान चीनी सैनिकों का लगातार मुकाबला करते रहे। कुछ और भारतीय सैनिक अपने लोगों की सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। चीनी सैनिक भी वहां पर बड़ी संख्या में जमा हो गए। दोनों तरफ जबरदस्त धक्का मुक्की हुई जो आधी रात तक चलती रही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार देर शाम हुए राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की एन बीरेन सिंह सरकार से 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अगर सरकार विश्वास मत हासिल करने में असफल रहती है तो भाजपा पूर्वोत्तर के इस राज्य को खो देगी, जहां चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता पाई थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया है जब पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी कानराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट या एसपीएफ नाम के नए गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली एसपीएफ ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा निराशाजनक, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस कोविड-19 पर चर्चा को देखकर निराशा हुई है। श्री गहलोत ने बुधवार को कहा कि अब तक हर राज्य को कोविड-19 का सामना करने के लिए सर्वोत्तम उपायों के बारे में पता चल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यह देखकर निराशा हुई कि केंद्र और राज्यों के समक्ष जो चुनौतियां और बाधाएं हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी कि केंद्र किस प्रकार से राज्यों के लॉकडाउन के बाद की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले 13,000 से अधिक हो गए। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3,54,065 और मरने वालों का आंकड़ा 11,903 है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री का दावा, चौंकाने वाले होंगे राज्यसभा चुनाव के परिणाम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शुक्रवार को चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा को सपा, बसपा और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल की गुरुवार को होने वाली बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज भी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। कुछ विधायकों की अनुपस्थिति पर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 4 से 5 विधायक नहीं आ पाए थे, उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि आज आयोजित बैठक में सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के चुनाव के लिए पहले 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे। इसके बाद बचे हुए विधायक फूल सिंह बरैया को वोट करेंगे। निर्दलीय, सपा और बसपा विधायकों के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर पीसी शर्मा ने कहा कि फूल सिंह बरैया का पुराना इतिहास है, वोटिंग जब होती है तो वोट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आने का दावा करते हुए कहा कि जब राज्यसभा का रिजल्ट आएगा तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की राष्ट्रपति ने दी विवादित नक्शे वाले संशोधित बिल को मंजूरी, भारत के 3 क्षेत्र अपने में दिखाएं। जी हां दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को उस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी जिसके जरिए नेपाल अपना नया नक्शा जारी कर रहा है। इस विवादित नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है। बता दें कि भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने उस नए राजनीतिक नक्शे को अद्यतन करने के लिए संविधान में गुरुवार को संशोधन कर दिया, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत ने नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर शनिवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कृत्रिम विस्तार, साक्ष्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। भारत ने नवंबर 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था, जिसके करीब 6 महीने बाद नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन इलाकों पर अपना दावा बताया था। नेपाली संसद के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेंबली ने संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद नेपाल के नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया। नेपाली संसद के ऊपरी सदन में संविधान संशोधन विधेयक रविवार को पेश किया गया था। इससे एक दिन पहले निचले सदन से इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। ऊपरी सदन में मौजूद सभी 57 मौजूद सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नेशनल असेंबली के सभापति गणेश तिमिलसिना ने बताया कि सभी 57 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नेपाल के संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियाधुरा इलाके पर दावा किया गया है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीसीसीआई ने कहा चीनी कंपनी से देश को फायदा, वीवो से खत्म नहीं करेंगे करार। जी हां दोस्तों, एक और जहां चीन के उत्पादों और कंपनियों के देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आईपीएल के प्रायोजक वीवो से करार खत्म नहीं करेगी। बीसीसीआई ने कहा कि वो अगले दौर के लिए अपनी प्रायोजन नीति की समीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन आईपीएल के मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो से करार खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कहना है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। लद्दाख में सीमा पर गलवान में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के बाद चीन विरोधी माहौल गर्म है। 4 दशक से ज्यादा समय में पहली बार भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा से कम 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। उसके बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। धूमल ने हालांकि कहा आईपीएल जैसे भारतीय टूर्नामेंटों के चीनी कंपनियों द्वारा प्रायोजन से देश को ही फायदा हो रहा है। बीसीसीआई को वीवो से सालाना 440 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसके साथ 5 साल का करार 2022 में खत्म होगा। धूमल ने कहा जज्बाती तौर पर बात करने से तर्क पीछे रह जाता है, हमें समझ
समझना होगा कि हम चीन के हित के लिए चीनी कंपनी के सहयोग की बात कर रहे हैं या भारत के हित के लिए चीनी कंपनी से मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम भारत में चीनी कंपनियों को उनके उत्पाद बेचने की अनुमति देते हैं तो जो भी पैसा वे भारतीय उपभोक्ता से ले रहे हैं उसमें से कुछ बीसीसीआई को ब्रांड प्रचार के लिए दे रहे हैं और बोर्ड भारत सरकार को 42% कर चुका रहा है। इससे भारत का फायदा हो रहा है, चीन का नहीं। पिछले साल सितंबर तक मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय टीम की प्रायोजक थी, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु स्थित शैक्षणिक स्टार्टअप बायजू ने चीनी कंपनी की जगह ली। धूमल ने कहा कि वह चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन जब तक उन्हें भारत में व्यवसाय की अनुमति है, आईपीएल जैसे भारतीय ब्रांड के उनके द्वारा प्रायोजन किए जाने में कोई बुराई नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी, 20 सैनिकों की शहादत पर बोले राहुल, पीएम चुप क्यों हैं? चीन की हिम्मत कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कई सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा है कि इस घटना पर पीएम चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है, पीएम चुप क्यों हैं? वह क्यों छिप रहे हैं? अब बहुत हो गया है, हमें यह जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हमारी जमीन लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चीनी पक्ष के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, पूछो 56 इंच का सीना कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद होने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्केंडे काटजू ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, यह गलवान घाटी, यह लाशें दिखाओ, यह कर्नल की बिलखती मां को बताओ, वह 56 इंच का सीना कहाँ है? भारत चीन सीमा विवाद के बीच जस्टिस काटजू ने 13 जून को भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। तब उन्होंने कहा कि चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है, मगर हमारी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंदे बैठी है, या रोमन सम्राट नीरो जैसी सारंगी बजा रही है, या मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी के पात्र मीर और मिर्जा साहेब जैसे खतरे से अनभिज्ञ खेल में मग्न है। इधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने एक वेबसाइट से संपादक से बातचीत में कहा कि अब हमें समझना होगा कि चीन अब समाजवादी देश नहीं रह गया है, वह अब पूंजीवादी देश है और अपनी सरप्लस पूंजी खपाने के लिए ये देश आक्रामक विस्तारवादी साम्राज्यवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। चीन पूरी दुनिया के बड़ा खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी को रेल कॉरिडोर का ठेका देने पर बोली प्रियंका, ये घुटने टेकने जैसी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत से देश गुस्से में है और हर तरफ चीन का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी के दिए जाने का मामला उठाया है। पिछले दिनों ही यह ठेका चीनी कंपनी को मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। 82.15 किलोमीटर लंबे RRTS में 68.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का काम चीनी कंपनी को दिया गया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई है। STEC ने 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। चीनी कंपनी को ठेका दिए जाने का हर कोई विरोध कर रहा है। चीना सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जवानों की शहादत, देश की आत्मा पर चोट, राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखते हुए आगे बढ़े सरकार, प्रणब मुखर्जी। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन के साथ चक्राव और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर अपना बयान जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि ये घटना न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिहाज से भी अहम है। हमारी सरकार को देश हित को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे बढ़ना होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, चीन के साथ हालात को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को विश्वास लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए विकल्प तलाशें। प्रणब मुखर्जी ने शहादत देने वाले जवानों की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हमारी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर जवानों की शहादत से बढ़कर भारत माता की कोई और सेवा नहीं हो सकती। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।